नगमा खान, आप देख रहे हैं सच का कारवा। गाजियाबाद के गणेश हॉस्पिटल के प्रतीक शर्मा, मैनेजर डायरेक्टर सीओ ने बताया, ये हॉस्पिटल गाजियाबाद में 25 वर्षों से जनता की सेवा कर रहा है। इस कोरोना जैसी महामारी में पहले चरण से ही हम लोगों की सेवा कर रहे हैं और दूसरे चरण में भी हमने काफ़ी लोगों को स्वस्थ करके उनके घर भेज दिया है। पहले चरण में हमने काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए काफ़ी दिक्कतें आई। दूसरी बात यह है कि यह बीमारी एकदम से फैली, किसी को समझने का मौका नहीं दे रही और इस बीमारी ने सभी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। लेकिन मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि प्रशासन ने अपनी जान जोखिम में डालकर शहर गाजियाबाद के अंदर अपनी ड्यूटी पर डटे रहे, कर्तव्य का पालन भी किया। प्रशासन के सभी आला अधिकारियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ यह जो तीसरा चरण आएगा इसमें भी हम अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्य पालन को जो मजबूती के साथ कंधे से कंधा मिला जितना हमसे हो सकेगा जनता के लिए कार्य करेंगे। आप देख रहे हैं पप्पन ठाकुर की खास न्यूज़। जी, मैं डॉक्टर प्रतीक शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO गणेश हॉस्पिटल गाजियाबाद से हूँ। और ये हमारा हॉस्पिटल गाजियाबाद शहर में पिछले 25 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा है। और लगभग हम कोरोना की बात करें तो पिछले 1-1.5 साल से, जब से कोरोना शुरुआत हुई है, पिछले साल की जून-जुलाई से हम लोग जो है कोरोना में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी मरीज़ों को हमने जो है यहाँ से ठीक करके भेजा है। और डॉक्टर साहब, क्या जैसे आपने कोरोना पेशेंट को इलाज किया है, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा इसमें? देखिए, सबसे पहली दिक्कत जो हम लोगों को आई इस कोरोना बीमारी का, जब ये कोरोना बीमारी शुरू हुई तो ये सबके लिए नई थी एकदम। कोई नहीं जानता था कि कोरोना बीमारी का इलाज कैसे होगा, वायरस कैसा है, कैसा नहीं है। सरकार ने शुरुआत में लॉकडाउन लगाया, हम लोग को समय दिया कि भाई मेडिकल फ्रेटर्निटी अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि हम लोग कैसे इसको करें। फिर उसमें नई नई चीज़ें निकल के आई कि भाई रेमडेसिविर का इलाज पॉसिबल है इसका किस किस तरीके से। तो सबसे पहली दिक्कत तो यह है कि इलाज, इस बीमारी को समझने में हम लोग को समय लग गया। जब इस बीमारी को हमने थोड़ा बहुत समझना शुरू किया, उसके बाद हमने जब मरीज़ों का इलाज शुरू किया तो इसमें भी नए नए तरीके के सिम्टम्स मरीज़ों को आ रहे थे। कुछ मरीज़ों को कंजेशन हो रहा था, अभी सेकेंड वेव में कुछ मरीज़ों को दस्त भी लगे, उल्टियाँ भी लगी। तो ये वायरस अपने आप को बहुत तेज़ी से म्यूटेट कर रहा है, जिसके कारणवश जो हो रहा है कि हम लोगों को जो है इलाज में भी चीज़ों में काफ़ी बदलाव करने पड़ रहे हैं समय रहते। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि ये बीमारी इतनी तेज़ी से फैली, इतने कम समय में इतनी तेज़ी से फैली कि हम लोगों को और समाज को, पूरे देश को संभलने का मौका नहीं दिया इस बीमारी में। चूँकि मैंने अभी आपको बताया कि भाई बीमारी के बारे में हम भी अभी समझ ही रहे थे, तो इस चक्कर में जो है थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि हमें समय लगा, लेकिन हम लोग चीज़ों को मैनेज कर पाए। फिर रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, इस देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं नहीं कहूँगा कि कम है पूरा है, और प्राइवेट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा है इस देश में, लेकिन इस देश की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से शायद नहीं बना हुआ है। ये जब बीमारी ने फैलना शुरू किया और इस देश की जनसंख्या के हिसाब से इतनी तेज़ी से केसेस बढ़े, तो एकदम से सिस्टम में कोलैप्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन ओवरवेल्म हो गया, मतलब बर्डन हो गया बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से हम लोग को काफ़ी तकलीफें आई कि भाई मरीज़ों का इलाज करें, कैसे करें। दूसरा सबसे बड़ी तकलीफ ये आई हम लोग को, जो स्टाफ है, जो डॉक्टर्स हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। शुरुआत में हमारे खुद के अंदर डर था शुरुआत में कि हम कैसे करेंगे, हम कैसे नहीं करेंगे। धीरे धीरे जैसी बीमारी को हमने समझना शुरू किया तो हमने इलाज करना शुरू किया। तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले कुछ डॉक्टर्स थे, डॉक्टर के अग्रवाल जैसे अभी गुजर गए, तो मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी बहुत आघात लगा है इस बीमारी से। हमारा काफ़ी स्टाफ, मतलब ये समझिए कि जैसे स्टाफ जो ट्रीटमेंट कर रहा है, जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जब वो खुद ही पॉजिटिव हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्टाफ की शॉर्टेज क्रिएटेड रही। तो स्टाफ की शॉर्टेज क्रिएटेड होने के बावजूद हमने पूरी मेहनत करी, हमने बिल्कुल दिन रात एक कर दिया, उसके बावजूद भी हमने जो है चीज़ों को काफ़ी हद तक मैनेज करने की कोशिश करी और मैनेज हुआ। तीसरी दिक्कत जो हमारे साथ आई वो स्टाफ की मॉरल और साइकोलॉजी थी। आप इसको समझिए, जो स्टाफ मेरे यहाँ पर जैसे एक स्टाफ नर्स काम कर रहा है, उसके घर में भी, परिवार में भी, उसके परिवार में भी लोग हैं। तो स्टाफ शुरुआत में इस बात से डरता था कि अगर मैं यहाँ पर आके इलाज करूँगा तो कहीं मैं कैरियर ना बन जाऊँ, मैं अपने घर में जाकर के अपने भी बच्चों, अपने माता पिता को ना दे दूँ। तो इसको लेकर के भी हमने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए, पूरा हमने पीपी किट्स और जो भी है चीज़ें, सारी चीज़ें वर्कआउट हुई। तो उसको मॉरली हमें स्टाफ को और डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा काउंसिल करना पड़ा
और सबसे पहली बात, उनको काउंसिल करने से पहले हमें खुद काउंसिल होना पड़ा कि क्या हम इतने सक्षम हैं कि हम इस चीज़ को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। खैर ऊपर वाले के आशीर्वाद से हम काफ़ी चीज़ों को संभाल ले गए। तीसरी दिक्कत जो आई, चौथी दिक्कत जो आई, वो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी की रही। स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था तो पीपी किट जो था एक नया शब्द था इस देश के लिए। पीपी किट, मैं इस बात की तारीफ करूंगा प्रशासन की कि पीपी किट की मैन्युफैक्चरिंग को इन्होंने इतना बढ़ावा दिया कि देश हमारा कुछ समय बाद सरप्लस में आ गया और हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो पीपी किट, अच्छा दूसरी बात, पीपी किट पहन के काम करना बड़ा मुश्किल काम होता है, बिकॉज पीपी किट से कंप्लीट प्लास्टिक लेयर। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने 3-4 घंटा पीपी किट पहन के काम कर लिया, पीपी किट उतारेंगे तो आप अंदर से पूरे भीगे हुए होंगे पसीने में। तो ये सब दिक्कतें रहीं। फिर उसके बाद जैसे सेकेंड वेव आई तो एकदम से स्पाइक आया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आई थी कि रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी जो थी वो हो रही थी, अच्छे से मैनेजमेंट हो गया, लेकिन जो फर्स्ट स्पाइक जब खत्म हुआ उसके बाद रेमडेसिविर का जो प्रोडक्शन था वो काफ़ी कम हो गया देश में। वही सीधी बात है, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उसकी एक्सपायरी काफ़ी कम होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब ये पहला वाला वेव खत्म हुआ तो काफ़ी सारा रेमडेसिविर मैं ऐसा समझता हूँ कि शायद एक्सपायर हो गया मार्केट से। तो कंपनियों ने भी बोला कि भाई ये वेव जा चुकी है, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, तो अब सेकेंड वेव आएगी नहीं, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी इसकी। तो रेमडेसिविर जो है उसको लेकर के काफ़ी लोग रिलैक्स हो गए। जब सेकेंड वेव आई तो इतनी तेज स्पाइक आया कि रेमडेसिविर के मैन्युफैक्चरिंग को दोबारा से रिवैम्प अप करने में समय लगा। बस वो समय जो लगा, अब जैसे आज की तारीख में बात करता हूँ, आज की तारीख में ना रेमडेसिविर की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और टचवुड आप देखिए, मरीज कम भी हो रहे हैं, मरीज बच भी रहे हैं। तो रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, फिर ऐसी ऑक्सीजन की बात करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन जो है वो भी इतना तेज एकदम से स्पाइक आया कि ऑक्सीजन को भी एकदम से संभाल पाना बड़ा मुश्किल हुआ देश में। मैं ऐसा समझता हूँ, मेरी नॉलेज के हिसाब से इस देश में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी नहीं है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स कमी था जहाँ तक मैं जानता हूँ। तो ऑक्सीजन सब जगह थी, लेकिन ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक की वजह से वो अस्पतालों तक सही हाथों में पहुँच नहीं पा रही थी सही समय पर। कोरोना बीमारी का एक सबसे जो बुरा मैं कहूँगा व्यवहार, इसको मैं कहूँगा जो रहता है, वो ये रहता है कि कोरोना बीमारी इंसान को संभलने का मौका नहीं देती। पेशेंट एकदम से खराब हो जाता है, होने को पेशेंट ठीक हो जाते हैं, थोड़े दिन में ठीक होकर चले जाते हैं, लेकिन जो खराब होते हैं वो एकदम से बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। तो उनको एकदम तत्काल फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है, और तत्काल फर्स्ट एड जो है वो उसकी पहली फर्स्ट एड ऑक्सीजन है। और एकदम से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ जाना, देश कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के एक दबाव महसूस किया हम लोगों ने। लेकिन हाँ, मैं कहूँगा कि समय रहते चीज़ें संभल गईं, और आज की तारीख में ना ऑक्सीजन की कमी है, ना दवाइयों की कमी है, ना किसी चीज़ की कमी है। और मैं इस बात को कहूँगा कि हमने काफ़ी मरीज़ बचाए। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि डेथ्स तो देखिए रही देश में, मना नहीं करूँगा, जैसे महामारी कहते हैं, नहीं तो बीमारी कहते हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो तकलीफ़ें हमको हुई स्टार्टिंग में, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन समय रहते हम लोगों ने प्रशासन के सहयोग से इसको मैनेज कर लिया।